अगला प्रश्न है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अच्छा, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो हम जानते हैं कि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पर हमें 20 शब्दों में जब अपनी बात को लिखना है तो प्रमुख बातें कौन कौन सी होंगी। उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, विवाद निवारण आयोग, आयोग। अच्छा, हम जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य स्तर पर केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस प्रकार से उपभोक्ताओं के विवादों से, उपभोक्ता के संबंधित विवादों का निवारण करने के लिए आयोग का गठन किया गया है, आयोग गठित किए गए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है राज्य स्तर पर उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं, जो विवाद हैं, उनका निवारण करना, उनका निदान करना। तो राज्य में अलग अलग जिलों में भी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी कहते थे। तो जो राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होता है, यह इसी के अंतर्गत जो जिला स्तर पर आयोग होते हैं, इसके प्रशासनिक देखरेख में कार्य करते हैं। और जिला स्तरीय जो आयोग हैं, उनसे शिकायतों पर फैसलों के एक अपीलीय निकाय के भी रूप में ये कार्य करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी फैसले आते हैं, उसकी अपील स्टेट लेवल पर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, वहां पर वो मामले जाते हैं। तो हमें इन बातों को लिखना है। अब अगर हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें, तो मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी। और वहां पर जो स्टेट कमीशन है, उसमें 3 सदस्यों का प्रावधान है। एक तो अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश, पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश, और 2 अन्य सदस्य। और 2 अन्य सदस्यों में से एक महिला सदस्य का होना मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय आयोग है उसमें अनिवार्य है। ठीक है, तो ये एक इस संबंध में जानकारी है। अब इसे 20 शब्दों में अगर हमें लिखना हो तो जो सबसे प्रमुख बात है हम उसी को लिख पाएंगे। तो हम यह लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत स्थापित अर्ध न्यायी यानी कि क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायी या अर्धन्यायिक सांविधिक निकाय, अर्धन्यायिक सांविधिक निकाय। अच्छा, कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस बार हमने 20 शब्दों से कम में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का एक जो मुख्य परिचय है, मेन इंट्रोडक्शन है, वह देने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्यों में, हम ऐसा लिखते हैं, राज्यों में, राज्य एवं राज्यों में, है ना, राज्यों में स्थापित अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय। तो 20 शब्द में हमारी यह बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत संक्षेप में कंसाइज करते हुए हमें अपनी बात को लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बिस्मार्क। हम जानते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ये बड़ा ही एक कॉमन सा प्रश्न है। भारत के बिस्मार्क, भारत के बिस्मार्क। अच्छा, पहले हम ये जानें कि बिस्मार्क कौन थे। ऑटो वन बिस्मार्क एकीकृत जर्मनी के पहले चांसलर हुए।
19वीं शताब्दी में। और हम जानते हैं कि जर्मनी छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में विखंडित था, और बिस्मार्क ने क्या किया, उन्हें आयरन चांसलर कहा जाता था। तो बिस्मार्क ने उन छोटे छोटे अलग अलग पृथक जर्मन राज्यों को एकीकृत करके एक मजबूत और समृद्ध जर्मनी की नींव रखी थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत की आजादी के समय हम जानते हैं कि 535 से भी अधिक रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स। और आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह सामने आई कि वो रियासतों के पास यह छूट थी कि वो भारत पाकिस्तान या स्वयं में स्वतंत्र रहने का निर्णय ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा भारत के सामने बाल्कनाइजेशन की चुनौती थी कि भारत खंड खंड में विभाजित हो सकता था, और पूरे उन सभी 535 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने का यह जो जटिल कार्य था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रूप में पूरा किया था। इसीलिए भारत के बिस्मार्क के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। पहली तो बात यह हो गई। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत के बिस्मार्क कौन है? भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री व प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम गृह मंत्री के रूप में 535 से भी अधिक 535 रियासतों को एकीकृत कर 535 रियासतों को एकीकृत कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखने हेतु भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए, प्रयास ये करना है कि आपके जो आंसर्स हों वो स्पेसिफिक हों, उसमें तथ्य ऐसे शामिल हों जो कि आपकी बात को स्पष्ट करें। तो सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में 535 रियासतों को एकीकृत कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखने हेतु भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, प्रयास कीजिए कि 25 से कम हो। कुछ इधर उधर जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको हटा सकते हैं। अच्छा, तो जब भारत आजाद हुआ तो लंदन टाइम्स ने सरदार पटेल को, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी थी। कहा कि जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार से जर्मनी से 10 गुना बड़े भौगोलिक क्षेत्र, और वहां तो 36 ही राज्य थे, और यहां पर 535 से अधिक रियासतों के एकीकरण का जो जटिल कार्य सरदार पटेल ने किया, तो लंदन टाइम्स ने कहा कि वह 10 बिस्मार्क के बराबर हैं। तो इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई में उनके सहयोगी भी रहे। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, इन सभी सत्याग्रहों से वो जुड़े रहे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की उन्होंने, 1931 की उन्होंने अध्यक्षता की। तो काफी उनकी प्रमुख भूमिका आजादी की लड़ाई में भी रही, और विशेषकर गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो इन रियासतों के विलय को लेकर कार्य किया, उसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट पर। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, आइए देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2009 में भारत सरकार ने माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए एक विशेष सुरक्षा अभियान चलाया था।
विशेष सुरक्षा अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व है उसको उसका सफाया करना, उन माओवादियों को पकड़ना, जो माओवादियों के शीर्ष नेता हैं उनको पकड़ना या फिर उनका खात्मा करना। ऑपरेशन ग्रीन हंट का ये उद्देश्य था और इसके माध्यम से उन इलाकों में जहां जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन इलाकों में शांति एवं विकास को बढ़ावा देना, शांति एवं विकास को स्थापित करना ऑपरेशन ग्रीन हंट का उद्देश्य था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 20 शब्दों में? हम ये लिख सकते हैं कि 2009 में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने हेतु चलाया गया विशेष सुरक्षा अभियान है। अच्छा, अब इसमें देखिए बात क्या थी कि पहले अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य जो कि नक्सली हिंसा से प्रभावित थे वह इसका सामना अपने अपने स्तर पर कर रहे थे। ऑपरेशन ग्रीन हंट के माध्यम से इन सभी राज्यों को एक साथ एकजुट करते हुए, उनकी प्रतिक्रियाओं में एकजुटता लाते हुए, कोऑर्डिनेशन लाते हुए इस माओवादी उग्रवाद का सामना करने का इसमें प्रयास किया गया था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2009 में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने हेतु चलाया गया विशेष सुरक्षा अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसमें जो इसकी जो प्रमुख बात है उसको आपको 20 शब्दों में लेकर आना है। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन हंट के संबंध में आपको कुछ बातें जैसे ये भी सामने आती हैं कि कोबरा यूनिट रेज किया गया था, सीआरपीएफ के विशेष प्रशिक्षित कमांडो को उसमें शामिल किया गया था। कोबरा यूनिट मतलब कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो कोबरा यूनिट इसमें स्थापित किया गया था। विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो से मिलकर बनी यह यूनिट थी जो कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में इसने काफी सक्रिय भूमिका निभाई और ऑपरेशन ग्रीन हंट ने काफी हद तक माओवादी उग्रवाद को कम करने में सफलता भी प्राप्त की। लेकिन जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और मीडिया के द्वारा इस ऑपरेशन में मानवाधिकार उल्लंघनों को भी उजागर किया गया। आरोप लगाए गए कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन भी इसमें हुआ है। तो ये इस पूरे तरीके से देखें तो ये काफी बड़ा सुरक्षा अभियान था जिसने की नक्सली हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो प्रमुख बात उसमें यही सामने आती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। किन परिस्थितियों में? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सामान्यतः देखें तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या पद रिक्त होने पर या फिर जब वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 126 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को, जिसे राष्ट्रपति द्वारा उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अनुच्छेद 126 में इसका प्रावधान दिया गया है। अच्छा, तो हम इसमें यह बात को जोड़ सकते हैं कि उनकी नियुक्ति, उनकी, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि सामान्यतः 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 उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश, सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसमें ये बात सामने आ गई। अच्छा, कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 शब्दों को हम कम रखेंगे, और जहां जहां पर से आवश्यक हो, अगर हम इन शब्दों को हटा दें तो सबसे वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो शायद शब्द सीमा के हम करीब आ पाए। तो इसीलिए अनुच्छेद का उल्लेख जरूर करना है पॉलिटी के प्रश्नों में, और जो सबसे प्रमुख बात है उसको सामने रखना है।